मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन फ्रॉड, सड़क हादसा और मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए अवाम में शौर बेदारी जरूरी। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या रेंजल पुलिस स्टेशन का किया दौरा। कांग्रेस कायदीन के फोन टैपिंग मामले पर पीसीसी सदर ने दर्ज कराया एसआईटी को अपना बयान। केटीआर इस जुर्म के लिए सजा के हकदार। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। मुल्क व रियासत में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज। निजामाबाद पुलिस की जानिब से हाफिज रहीम खान व दीगर पर केस दर्ज करना माना खैज। कायदीन ओबीसी को 45% तहफ़्फ़ुज़ात की मरकज़ी हुकूमत फौरन मंजूरी दे। ताख़ीर पर आईन हुकूक़ के उसूल के लिए 17 जुलाई को तेलंगाना भर में होगा रेल रोको आंदोलन। एमएलसी के कविता। अब खबरें तफसील से। अवाम में ऑनलाइन फ्रॉड और सड़क हादसात के बारे में बेदारी लाने सीपी साई चैतन्या ने रेंजल पुलिस को दिया मशवरा और अमन व अमान की निगरानी पर खुसूसी तवज्जो देने और अवाम के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आने की दी हिदायत। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बोधन एसीपी श्रीनिवास के हमरा रेंजल पुलिस स्टेशन का दौरा किया और थाने का मुआयना किया और कंप्यूटर के अमले से उनके कामकाज के बारे में दरियाफ्त किया। एसआई से दरियाफ्त किया कि फायर सिस्टम लागू किया जा रहा या नहीं, गाड़ियों की पार्किंग का निज़ाम चेक किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सीपी साई चैतन्या ने सड़क हादसात को रोकने के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। चूँकि ज़्यादातर हादसात 2 व्हीलर सवारों को होते, इसलिए उन्होंने मशवरा दिया कि हेलमेट पहनने को लाजमी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने अहलकारों को मंशियात के खात्मे के अहकामात जारी किए और कहा कि अगर कोई मंशियात का आदी है तो उनकी काउंसलिंग की जाए और मशवरा दिया कि अवाम को होशियार रहना चाहिए ताकि वो साइबर फ्रॉड करने वालों के धोखे में ना आए और हुक्म दिया कि अवाम को वक्तन फ़ौक़तन गेमिंग ऐप से आगाह किया जाए। बादशाह पुलिस अहलकारों ने इसके फ़वाइद और नुकसानात के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में बोधन एसीपी श्रीनिवास, बोधन देई इंस्पेक्टर विजय बाबू, रेंजल एसआई चंद्रमोहन और पुलिस स्टेशन के अमले ने हिस्सा लिया। फोन टैपिंग साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के दौरान सियासी साजिश का हिस्सा थी। फ़ोन टैपिंग एक घिनौना और जमहूरियत मुखालिफ फेल है। गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत ने ऐसा काम किया जिससे उनका सर शर्म से झुक गया। टीपीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से किया खिताब। फोन टैपिंग केस में एक गवाह के तौर पर महेश कुमार गौड़ का बयान मंगल को जुबली हिल्स हैदराबाद में वाक़ एसआईटी दफ्तर में ओहदेदारों ने रिकॉर्ड किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने गैर जानिबदाराना तौर पर एसआईटी हुक्काम को तफसीलात फराहम की और कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी समेत 650 से ज्यादा कांग्रेस कायदीन के फोन नंबर फोन टैपिंग लिस्ट में थे। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं के फोन टैप करना एक घिनौना फेल है। गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौरान एक सियासी साजिश के तहत फोन टैपिंग की गई थी। महेश कुमार गौड़ ने तबसरा किया कि हमारे फोन मानवाजों की हमदर्दों के नाम पर टैप किए गए थे। उन्होंने याद दिलाया कि हमने माजी में शक के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमारे फोन टैप किए गए थे।
انہوں نے کہا کہ ہزاروں رہنماؤں کے فون ٹیپ کیے گئے۔ مہیش گوڑ نے الزام لگایا کہ ہمارے فون ٹیپ کرنا 2018 کے انتخابات میں کانگریس کی شکست کی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ہارڈ ڈسک کو تباہ کر دیا گیا اور کہا کہ ہر اس حلقے میں ہمارے فون ٹیپ کیے گئے جہاں سے ہم ہارے۔ انہوں نے کہا کہ پربھاکر راؤ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی کو آئی جی مقرر کیا گیا اور ان کا فون ٹیپ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف کانگریس قائدین بلکہ بی جے پی اور ٹی ڈی پی قائدین کے فون بھی ٹیپ کیے گئے۔ اس وقت کے چیف منسٹر کے سی آر اور وزیر کے ٹی آر کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کے ٹی آر فون ٹیپنگ کیس میں سزا کے مستحق ہے۔ నేను వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో మా మూమెంట్ని వారు క్రాక్ చేయడం, మా మూమెంట్ అంతగా వారికి తెలుస్తుందంటే మా ఫోన్లు ట్యాపింగ్లో ఉన్నాయని అనుమానం వచ్చి ఆనాడు చీఫ్ సెక్రటరీకి కంప్లైంట్ చేయడం కూడా జరిగింది। ఇవాళ వాస్తవాలు బయటకు వచ్చాయి। కొన్ని వేల కాంగ్రెస్ లీడర్ల యొక్క టెలిఫోన్లు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా 1885 టెలిగ్రాఫ్ చట్టానికి తూట్లు పొడుస్తూ దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ప్రజాప్రతినిధులు రాజకీయ నాయకుల యొక్క ఫోన్లు ట్యాప్ చేయడం అనేది హేయమైన చర్య, సిగ్గుతో తలవంచుకోవాల్సిన చర్య। ఇలాంటి హేయమైన చర్యకు పాల్పడిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, కేటీఆర్లు సిగ్గుతో తలవంచుకునే విధంగా జరిగినటువంటి కార్యక్రమం ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని అవహేళన చేసే కార్యక్రమం। ఏ రాజకీయ నాయకుడు, రాజకీయ పార్టీ ఉండకూడదు, మేమే ఉండాలి శాశ్వతంగాని ఒక చెడు ఆలోచనతో ఇలాంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టుగా అర్థమవుతా ఉంది। మేము ఇవాళ అర్థమవుతోంది 2018లో మేము ఓడిపోవడం కారణం కూడా మా నాయకుల ఫోన్లను ట్యాపింగ్లో ఉండడం, ఎప్పటికప్పుడు వారి మూమెంట్ని ట్రాక్ చేయడం వల్లే ఓడిపోయామనిపిస్తూ ఉంది। 2022 నుంచి సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుల ఫోన్లను కూడా ట్యాపింగ్లో ఉన్నాయి। ఇవాళ సిట్ అధికారులు చూపించిన లిస్టులో దాదాపు 650 మంది సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుల యొక్క ఫోన్లు ట్యాపింగ్లో ఉన్నాయి। రేవంత్ రెడ్డి గారిది, నాది ఆనాడు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి। आईनी हुकूक के हुसूल के लिए फैसला कुन जद्दोजहद वक्त का तकाजा। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर 17 जुलाई को रियासत गिर सतह पर रैल रोको एहतजाज। पसमानदा तबक़ात को रिजर्वेशन की फ़राहमी तक किसी भी किस्म के इंतखाबात मुनक़्क़िद होने नहीं दिए जाएँ। ख़वातीन की सियासी नुमाइंदगी में इजाफ़ा नागुरेज़। दोनों कौमी जमातों कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनक़ीद। मेदक में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कौंसिल के कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने खानुसाज कौंसिल बीआरएस कलवकुंटला कविता ने मरकज में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ कानूनसाज़ी के मुतालबे को लेकर दबाव बढ़ाने का ऐलान किया और 17 जुलाई को रियासत गिर सतह पर रैल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। वो आज मेदक में यूनाइटेड खोले फ्रंट यूपीएफ और तेलंगाना जागृति के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िदा बीसी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। इस मौके पर कविता ने कई अहम और इनकलाबी ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज तमाम पसमानदा तबक़ात को साथ लेकर मुनज़्ज़म किया जाएगा ताकि दिल्ली के हुक्मरानों को पसमानदा तबक़ात की ताकत और इत्तेहाद का एहसास हो। उन्होंने सख्त लहजा में कहा कि जब तक बीसीज को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम नहीं किए जाते उस वक्त तक किसी भी किस्म के इंतखाबात मुनक़्क़िद नहीं होने चाहिए। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर पसमानदा तबक़ात को उनके आईनी हुकूक से महरूम रखने की साजिश कर रही है और कहा कि रियासती हुकूमत ने बीसी अवाम तंजीमों और तेलंगाना जागृति के मुसलसिल दबाव के बाद 3 बीसी बिल्स असम्बली में पेश की। उन्होंने कहा कि आज भी असम्बली में ऐसी कई पसमानदा ज़ातें मौजूद नहीं जिन्हें जमहूरी निज़ाम में
नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। बिलखुसूस बीसी खवातीन की सियासी शिराकत दारी इंतहाई खलीज है, जिसके लिए खवातीन रिजर्वेशन में बीसी खवातीन के लिए अलहदा कोटा लाजमी करार दिया जाए। कविता ने कहा कि ये महज सियासी तहरीक नहीं बल्कि इंसानी व समाजी हुकूक की जंग है। उन्होंने कहा कि जब रियासत का 56% आबादी वाला तबका अपने हुकूक का मुतालबा करते हैं तो वो सिर्फ सियासी मुतालबा नहीं बल्कि एक इंसानी हक होता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर हमने सही वक्त पर आवाज़ ना उठाई होती तो असेंबली में 3 बीसी बिल्स पेश ना होते। अब वक्त आ चुका है कि हम मरकजी हुकूमत को मजबूर करें कि वो इन बिल्स को जल्द से जल्द मंजूर करें। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन का बिल यहाँ पारित हुआ है। उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया है। वहाँ से राष्ट्रपति जी के एसेंट के लिए अभी वहाँ पे रुका हुआ है। हमारा ये डिमांड है कि इमीडिएटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनिशिएटिव लेके इस बिल को पारित करके वापस भेज दे, ताकि यहाँ के हमारे लोकल बॉडी इलेक्शंस में ओबीसी का 42% कोटा जो है वो पूरा हो सके। अगर इसमें देरी होगी तो हम यहाँ तेलंगाना के जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, हमने ये तय किया है कि जुलाई 17 तारीख को तेलंगाना से एक भी रेल को हम दिल्ली की तरफ गुजरने नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में हम रेल रोको करेंगे और हमारे ओबीसी समाज का जो डिमांड है वो केंद्र सरकार तक पहुंचने का हम समझते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव जरिया है। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय ओबीसी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में ज़बरदस्त एहतजाज, लेकिन साजिश के तहत सिर्फ निज़ामाबाद में हाफिज लईक खान व दिगर ज़िम्मेदारान पर केस दर्ज करना माना कैस, जबकि कांग्रेस इस बिल के मुखालिफ और कांग्रेस कायदीन कई एक एहतजाज में रहे शामिल। क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही? बीआरएस कायद सनाउल्लाह खान का बयान। 4 अप्रैल 2025 बरोज जुमा एसआईयू की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ नेहरू पार्क निज़ामाबाद पर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था। धरने के दौरान पुलिस ने वहां पहुंचकर एसआईयू के जिम्मेदारान से बात की और बिना इजाज़त धरना मुनज़्ज़म करने पर फौरन एहतजाज को बर्खास्त करने की हिदायत दी। नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लईक खान ने वहां पहुंचकर नौजवानों और पुलिस ओहदेदारान से बातचीत की और वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस को इजाज़त देने और कुछ देर एहतजाज जारी रखने की अपील की और मरकज़ की मोदी सरकार के बनाए गए वक्फ तरमीमी कानून को काला कानून बताया और कुछ देर बाद पुरअमन एहतजाज खत्म हुआ। निज़ामाबाद पुलिस की जानिब से बिना इजाज़त एहतजाज मुनज़्ज़म करने पर हाफिज लईक खान बाशमूल दिगर 5 ज़िम्मेदारान मोहम्मद नवीद, शेख हुसैन, मजहर पटेल और मोहम्मद मिनहाज पर सेक्शन 190, 285, 126/2, 189 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। निज़ामाबाद पुलिस की जानिब से पुरअमन एहतजाज पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान ने तशवीश और हैरत का इज़हार किया। वाज़ेह है कि रियासत बल्कि मुल्क भर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रियासत तेलंगाना में रियासती हुकूमत ने इस कानून के खिलाफ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बावजूद इसके पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करने को लेकर मुख्तलिफ शुबहात ज़ाहिर किए जा रहे और मुस्लिम तबके में बेचैनी और ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या निज़ामाबाद पुलिस बीजेपी लीडरान के दबाव में इस तरह की कार्रवाई कर रही है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सनाउल्लाह खान टीआरएस का एक छोटा सा वर्कर और डिवीज़न 59 का कंटेस्टेड कॉरपोरेटर आपके सामने एक वीडियो के ज़रिए आप तक एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस वक्त वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ था, उस वक्त सबसे पहले मुखालिफत करने वाली जो अगर कोई पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी और उसने बढ़ चढ़ के मुखालिफत की। आपने देखा भी होगा कि उसके जितने अलायंस मेंबर थे उन्होंने सारे लोगों ने इस बिल के ख़िलाफ़ वोट किया और जहाँ जहाँ पे भी मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हुआ वो सारे प्रोटेस्ट के अंदर कांग्रेस के लीडरों की कहीं ना कहीं तायद हासिल थी। कई सारे प्रोटेस्टों में ख़ुद कांग्रेस के लीडर हिस्सा लिए, जैसा कि आपने देखा होगा हुसैन साहब आपने टैंक बंड के ऊपर या फिर इंदिरा पार्क के अंदर ख़ुद कांग्रेस के लीडरों ने ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया। मगर जब हम इसका जो दूसरा पहलू है, ख़ुद यहाँ की हुकूमत वो बिल के ख़िलाफ़ है, यहाँ की हुकूमत वो एक्ट के ख़िलाफ़ है, यहाँ की हुकूमत ख़ुद कई सारे जगहों पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करती है,
बात जब निज़ामाबाद की आती है तो निज़ामाबाद के अंदर एसआईओ ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था जुमा के दिन। उस प्रोटेस्ट के अंदर ऑर्गेनाइज़ करने वाली जो लोग थे वो एसआईओ के बच्चे थे, और वो प्रोटेस्ट के अंदर एक साहब हाफिज लईक साहब जो है प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेते। सबसे पहली बात, मैं कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट की जो दोगली पॉलिसी है, ये डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिसी, या फिर पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है पता नहीं चल रहा। जिनको मदऊ किया उसमें से एक वन ऑफ दी पर्सन हाफिज लईक थे। हाफिज लईक वो प्रोग्राम को जब हाफिज लईक साहब जो प्रोग्राम में एज ए प्रोटेस्टर के हैसियत से पहुँचे, और वहाँ पे जो है निज़ामाबाद की पुलिस एक केस बुक करती है, पता नहीं किसके इशारों पे। कामारेड्डी जिला एसपी के हाथों पुलिस महकमे के नए लोगों की रस्में इजराई। कामारेड्डी जिला एसपी मिस्टर राजेश चंद्रानी आज पुलिस डिपार्टमेंट के नए लोगों की रस्में इजराई अंजाम देकर नई तब्दीली का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामारेड्डी पुलिसिंग शिफाफियत के साथ आगे बढ़ रही और अवामी तहफ़्फ़ुज़ इनका मकसद है। जिला एसपी श्री एम राजेश चंद्र IPS ने मजीद कहा कि कामारेड्डी जिला पुलिस महकमे में एक नए बाब का आगाज हुआ है। ये लोगो हमेशा बेखौफ, हमेशा चौकस के नारे के साथ डिजाइन किया गया। ये लोगो न सिर्फ पुलिसिंग में जुर्रात, चौकसी और शिफाफियत की अक्कासी करता है, बल्कि पुलिसिंग में आने वाली तब्दीली की एक ताकतवर अलामत के तौर पर खड़ा है। इसमें झलकने वाला नारा जिले पुलिस के अज़्म का वाज़ेह इजहार करता है। ये लोगो जिला भर के थानों, सरकारी दस्तावेजात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू किया जाएगा। इस मौके पर एसपी ने कहा कि ये लोगो सिर्फ एक शनाख्त नहीं, बल्कि कामारेड्डी पुलिस डिपार्टमेंट की आवाम के तय अज़्म, एहसास, जिम्मेदारी और मुंसिफाना पॉलिसियों की भी अक्कासी करता है। हम पुलिसिंग को लोगों के करीब और ज्यादा शिफाफ बनाने के लिए मुसलसिल काम करें। उन्होंने कहा कि शिफाफियत हमारी ताकत, हिम्मत हमारा हथियार के मकसद के साथ काम करने के लिए पुलिस के लिए रहनुमायाना उसूल वाज़ेह किए गए। उन्होंने निशानदेही की कि हर अफसर को आवाम की हिफाजत के लिए मौसर तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी जिला पुलिस महकमा आवाम के ताउन से मजीद ताकतवर पुलिसिंग फराहम करने के लिए तैयार है। కామారెడ్డి పోలీస్ సంబంధించి ఒక లోగోని డిజైన్ చేసుకొని మా పనితీరుకి, మా స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్కి తగ్గట్టుగా దానికి క్యాప్షన్ కూడా డిజైన్ చేసుకొని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. సో ఈ అవకాశము నాకు దక్కినందుకు, మా టీం అందరికి దక్కినందుకు కూడా మేము అందరూ సంతోషంగా ఉన్నాము. సో ఇందులో ఉన్న క్యాప్షన్కి తగ్గట్టుగా మా పనితీరు ఉంటుందని చెప్పేసి ప్రజలందరినీ కోరుకుంటున్నాము. సో కామారెడ్డి పోలీస్ ఎప్పుడు కూడా ఫియర్లెస్ అండ్ కంప్లీట్ విజిలెంట్ ఉంటుందనే ఉద్దేశాన్ని కూడా ఈ లోగోలో పొందుపరచడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. 4 रोज़ कबल शहर में तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश की वजह से जो दरख्त गिर गए थे, शंकर भवन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर व दिगर ने उन दरख्तों को हटाया। शहर में 4 रोज़ कबल आंधी के बाद उखड़ गए दरख्तों को हटाने के लिए हुक्काम काम कर रहे। इसी तरह शंकर भवन स्कूल में भी बड़े दरख्त गिर गए। गिरने की सूरत में शंकर भवन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रामचंद्र गायकवाड़, NCC ऑफिसर दयानंद और साइंस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गंगा किशन ने गिरे हुए दरख्त को दरमियान से हटाया और निचले हिस्से के जड़ों वाले दरख्तों को वैसे ही रहने दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले वक्त में एक बड़ा दरख्त बनेगा और इससे हमें ऑक्सीजन फराहम होगी। इस मौके पर अवाम ने शंकर भवन प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रामचंद्र गायकवाड़, डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर गंगा किशन और NCC ऑफिसर दयानंद की तारीफ की। అందులో కొన్ని చెట్లు విరిగిపోవడం, ఒక పెద్ద చెట్టు కూలిపోవడం జరిగింది. అయితే ఈ కూలిపోయిన చెట్టును మళ్ళీ ప్రాణం వేసి పునర్జీవించాలని చెప్పేసి మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ చెట్టు కాండం కొంతవరకు నరికి తర్వాత చెట్టుని మళ్ళీ నిలబెట్టి మళ్ళా దాన్ని ప్రాణం వచ్చే విధంగా, అది చిగురు వచ్చే విధంగా చేయాలనే ఒక ప్రయత్నం నడుస్తుంది. ఈ చెట్టుని మళ్ళా యథావిధిగా లేపి నిలబెట్టడం జరుగుతుంది. కొద్ది రోజులకి ఈ వేర్లు లోపల అంటుకొని మళ్ళీ చెట్టు పెద్దగా కావడం జరుగుతుంది, నీడని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కావున ఈ రకంగా మొత్తం చెట్టును నరికేయకుండా, ఆ చెట్టు వేర్లతో సహా తీసేయకుండా ఇట్లా
एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जिला इंचार्ज एमआईएम एमएलए मलकपेट अहमद बलाला से बोधन टाउन सदर मीर इलियास अली की मुलाकात, अहम मसाइल पर बातचीत, पार्टी को मुस्तहकम करते हुए अवामी खिदमत करने की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दी हिदायत। बोधन एमआईएम टाउन सदर मीर इलियास अली ने आज निजामाबाद एमआईएम जिला इंचार्ज एमएलए मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से मुलाकात की और उनके हमरा मीर इलियास अली ने एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर बोधन में 9 तश्कील शुदा एमआईएम बॉडी कारकर्दगी और दीगर अहम उमूर पर बातचीत की गई। एमआईएम चीफ ने अवामी खिदमत से पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने और अवामी मसाइल पर काम करने की हिदायत दी। किसान मानसून फसलों की तैयारी में मसरूफ। इस मानसून सीजन में धान सबसे अहम फसल होगी और कुल 1,10,000 एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाएंगी। महकमा ज़राअत ने लगाया अंदाजा। जिले में इब्तिदाई बारिश के साथ ही कई मंडलों के किसानों ने अपने खेतों में हल चला दिया और फसल की काश्त कर रहे। कुछ दीगर मंडलों में धान की बोई जारी। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से तकरीबन 500 तारकीन मजदूर वतन पहले ही पहुंच चुके और काम कर रहे। ये तादाद चंद दिनों में 2000 तक पहुंच जाएंगी। किसानों ने पहले ही तालाबों के नीचे चावल की काश्त कर दी और बोरवेलों के नीचे काश्त करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ पिछले हफ्ते होने वाली बारिश की वजह से धान बो रहे हैं। खाद इस हद तक खेतों तक पहुंचाई जा रही। सोयाबीन और कपास के बीज इस साल जुनूब मगरिबी मानसून की जल्द आमद के साथ किसान इस वक्त खेत के काम में मसरूफ है। महकमा ज़राअत का अंदाजा है कि इस मानसून सीजन में धान सबसे अहम फसल होगी और कुल 1,10,000 एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाएंगी। महकमा बिजली में काम करने वालों के मसाइल को न सिर्फ चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाएंगे बल्कि उन्हें रियासती कानून साज असम्बली में भी उठाएंगे और रियासती वज़ीर आला से दरख्वास्त करेंगे कि कंपनी में काम करने वाले मुलाजमीन को 2004 तक JPF स्कीम में तोसी दी जाए। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। सफात में बाईपास रोड पर वाक़ देही एमएलए कैंप ऑफिस मुख्तलिफ देहात की अवाम, मुख्तलिफ अंजुमनों के कायदीन और बरक़ी मुलाजमीन से खचाखच भर गया। अवाम ने जब अपने मसाइल देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के इल्म में लाए तो उन्होंने मुस्बित जवाब दिया कि वो उन्हें हल करेंगे। दरअसल तेलंगाना पावर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर भूपत रेड्डी को 1999 से 2004 तक EPF से GPF में मुकर्रर किए गए मुलाजमीन पर GPF लागू करने के लिए एक अर्जी पेश की और उसे रियासती चेयरमैन, रियासती वज़ीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भेजने की दरख्वास्त की डायरेक्टर ट्रांसको की दरख्वास्त का जवाब देते हुए एमएलए भूपत रेड्डी ने कहा कि पावर कंपनी में काम करने वाले अमला, मुलाजमीन और इंजीनियरों ने अच्छी तरह काम किया और बरक़ी मुलाजमीन को उनके अच्छे काम पर मुबारकबाद दी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता साल फसलों की कटाई हुई थी। उन्होंने कहा कि वो दरख्वास्त रियासत के नायब वज़ीर आला को भेजेंगे। एमएलए ने कहा कि वो इस दस्तावेज को वज़ीर आला के पास ले जाएंगे और रियासती कानून साज असम्बली में इसका तज़किरा करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि चूंकि सरकारी मुलाजमीन 2004 तक GPF के तहत काम करें, इसलिए वो रियासती वज़ीर आला से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि बरक़ी कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन को 2004 तक GPF में तोसी दी जाए। इस मौके पर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट जॉइंट एक्शन कमेटी ने एमएलए भूपत रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। कमेटी के चेयरमैन रघुवंदन ने कहा कि उन्हें रियासती हुकूमत पर भरोसा है। उन्होंने दरख्वास्त की कि EPF से GPF को रियासत के 5000 मुलाजमीन पर भी लागू किया जाए। इस मौके पर पावर एम्प्लॉइज JAC चेयरमैन रघुनंदन, कन्वेनर T राजशेखर और दीगर भी मौजूद थे। రిక్రూట్మెంట్ అయినటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ వర్తించాలని చెప్తాను. తప్పకుండా నాకు కూడా మీ తరఫున నేను గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. మీకు లెటర్ కూడా ఇచ్చాను పట్టించుకున్నాను కాబట్టి తప్పకుండా వేరే వాయిస్ ఫ్రంట్ సీఎం అండ్ ఈవెన్ అసెంబ్లీ కూడా మీ తరఫున మాట్లాడుతున్నాను. అది జెన్యూన్ ఇష్యూ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కూడా లేదని అంటా ఉంటాను. తప్పకుండా ఇది నా తరఫున మీ గవర్నమెంట్లో నేను తప్పకుండా మీ వాయిస్ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. మరి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ జనరల్గా 99% అంటే చిన్నవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఈ DAs కానీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి.
సెటిల్మెంట్ వాళ్ళకి వచ్చే బెనిఫిట్స్ కొన్ని డిలే అయినాయి. ఆయనేమో 20,000 కోట్లు రిలీజ్ అయిపోయింది. సో ఈ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పటికీ మొన్న రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ కూడా ఒక కమిటీ వేసి ట్రై టు అంటే రిజాల్వ్ ఇష్యూస్ 1 by 1 every month 700 crores ఇవ్వాలి చేయాలంటే. సో ఏమో అంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్లీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలా, ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా మన వాళ్ళే, గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరు. اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. آن لائن فراڈ، سڑک حادثات اور منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے عوام میں شعور بیداری ضروری. کمشنر آف پولیس سائی چیتنیا رینجل پولیس اسٹیشن کا کیا دورہ. کانگریس قائدین کے فون ٹیپنگ معاملے پر پی سی سی صدر نے درج کرایا ایس آئی ٹی کو اپنا بیان. کے ٹی آر اس جرم کے لیے سزا کے حقدار. پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ. ملک و ریاست میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج. نظام آباد پولیس کی جانب سے حافظ لین خان و دیگر پر کیس درج کرنا مانا خیز. قائدین او بی سی کو 45% تحفظات کی مرکزی حکومت فوراً منظوری دے. تاخیر پر آئین حقوق کے حصول کے لیے 17 جولائی کو تلنگانہ بھر میں ہوگا ریل روکو آندولن. ایم ایل سی کے کویتا. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.